स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो सीधे तौर पर दिखाती है कि कैसे आधुनिक बिजनेसेस सिर्फ एक बार के ट्रांजैक्शन से आगे बढ़कर उम्र भर की मजबूत पार्टनरशिप्स बनाते हैं। आज के समय में किसी भी बिजनेस की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितनी जल्दी एक सेल क्लोज हुई, बल्कि सच्चाई तो ये है कि कस्टमर को कितने लंबे समय तक जोड़े रखा गया, वही असली जीत है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि एक आम बायर को आखिर लाइफ लॉन्ग कस्टमर में कैसे बदला जाता है। ठीक है, आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी रिलेशनशिप बाइंग की तरफ हो रहे मॉडर्न शिफ्ट पर। फिर सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे और इसके 5 स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। इसके बाद आएगा बहुत ही मशहूर गैप्स मॉडल और आखिर में देखेंगे कि इन सर्विस क्वालिटी गैप्स को कैसे क्लोज किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं पहले पहलू से, द शिफ्ट टू रिलेशनशिप बाइंग, यानी एक छोटे से इंटरैक्शन से लेकर एक लंबे रिश्ते तक का सफर। पुराने समय में बिजनेस का मतलब सिर्फ तुरंत मुनाफा कमाना होता था। एक क्विक सेल हुई और बात खत्म। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। मॉडर्न परचेजिंग पूरी तरह से लॉन्ग टर्म लॉयल्टी और एक गहरे कमिटमेंट को सुरक्षित करने पर टिकी है। अब इसे एक कंपैरिजन से समझते हैं। क्लासिक ट्रांजैक्शनल बाइंग में ध्यान हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स पर होता था। यहाँ बहुत सारे वेंडर्स होते थे और उनके बीच एक कड़ी टक्कर वाली कंपटीशन होती थी। लेकिन मॉडर्न रिलेशनशिप बाइंग का अप्रोच बिल्कुल अलग है। यहाँ वेंडर्स की संख्या कम होती है और फोकस एक कोऑपरेटिव लंबे समय के कमिटमेंट पर होता है। ये बिल्कुल एक टीम की तरह मिलकर काम करने जैसा है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहां एक बात क्लियर करना जरूरी है, इसका मूल विचार ये नहीं है कि बस दोस्ती निभानी है। ये एक बेहद स्ट्रेटेजिक बिजनेस शिफ्ट है। असल में एक मजबूत रिलेशनशिप होने से लागत यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट्स कम होती हैं और ऑपरेशंस में काफी सुधार आता है। जब लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम किया जाता है तो प्रोसेसेस अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट बढ़ जाता है। ये सच में एक विन विन सिचुएशन है। तो चलिए अब आते हैं सीआरएम पर, जिसे इस पूरी रिलेशनशिप का इंजन कहा जा सकता है। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर सवाल उठता है कि बड़े पैमाने पर, एक लार्ज स्केल पर इसे लागू कैसे किया जाए। यहीं पर जरूरत पड़ती है उस खास टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी की जिसे हम सीआरएम कहते हैं। आखिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या सीआरएम है क्या? ये दरअसल एक स्ट्रैटेजी भी है और एक पावरफुल सॉफ्टवेयर कैटेगरी भी। इसे करंट और पोटेंशियल कस्टमर्स के इंटरैक्शंस को मैनेज, एनालाइज और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सोचिए कि एक बहुत बड़ा डेटा पावर हाउस है। ये कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच की दीवारों को गिरा देता है ताकि सभी को कस्टमर का एक क्लियर, यूनिफाइड और कंप्लीट व्यू मिल सके। अगर हम सीआरएम के टाइल्स की बात करें तो मुख्य रूप से ये 4 तरह के होते हैं। पहला है ऑपरेशनल सीआरएम, जो रोजाना की सेल्स और मार्केटिंग को ऑटोमेट करने का काम करता है। दूसरा है एनालिटिकल सीआरएम, जो डेटा के समंदर में से काम के ट्रेंड्स निकालता है। तीसरा आता है कोलैबोरेटिव सीआरएम, जिसका काम है अलग अलग टीम्स के बीच कम्युनिकेशन बढ़ाना ताकि सब एक ही पेज पर रहें। और चौथा है स्ट्रेटेजिक सीआरएम, जो खास तौर पर हाई वैल्यू कस्टमर्स की पहचान करके उनके लिए पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज बनाता है। हर एक टाइप इस पार्टनरशिप को मजबूत बनाने में एक अहम रोल निभाता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द 5 स्टेप सीआरएम प्रोसेस को। कोई भी सीआरएम सॉफ्टवेयर तभी इफेक्टिव होता है जब उसके पीछे एक ठोस, एक्शनेबल प्रोसेस हो। ये वो स्टेप्स हैं जो कोई भी बिजनेस एक आम कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने और उन्हें लाइफ टाइम कस्टमर बनाने के लिए उठाता है। इस प्रोसेस को हम 5 कदमों में देख सकते हैं। पहला कदम है ब्रांड अवेयरनेस जनरेट करना, यानी लोगों को बताना कि ब्रांड आखिर है क्या। दूसरा कदम है लीड्स एक्वायर करना, उन्हें ब्रांड से जुड़ने के लिए प्रेरित करना। फिर आता है तीसरा कदम, इन लीड्स को एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट करना। चौथा स्टेप सबसे क्रूशियल है, उन्हें सुपीरियर कस्टमर सर्विस प्रदान करना। और अंत में 5वां कदम है उन कस्टमर्स को रिटेन करना। मार्केटिंग, सेल्स और सपोर्ट टीम्स को मिलकर इस पूरे साइकिल को चलाना होता है। पर एक बात और याद रखनी होगी, किसी को भी लगातार एक मशीन या रोबोट जैसा व्यवहार पसंद नहीं आता। सॉफ्टवेयर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बिजनेसेस को अपनी रिलेशनल इंटेलिजेंस बनाए रखनी ही पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है कि कस्टमर्स को सिर्फ अपसेल या क्रॉस सेल के टारगेट की तरह मत देखिए। उन्हें ऐसे इंसान के रूप में ट्रीट करना जरूरी है जो जेन्युइन, पर्सनलाइज्ड बातचीत चाहते हैं। यही रिलेशनल इंटेलिजेंस इस तकनीक को एक इंसानी एहसास देती है। चलिए अब एक नए और बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं,
द गैप्स मॉडल एक्सप्लेन्ड। जब बिजनेस और कस्टमर की इस लंबी रिलेशनशिप में चीजें गलत होने लगती हैं, तब क्या होता है? इस दिक्कत को समझने के लिए एक काफी प्रभावी टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे गैप्स मॉडल कहते हैं। इस मॉडल को 1985 में परशुरामन, ज़ेथाम और बैरी ने पेश किया था। ये एक तरह का ओवरआर्चिंग मैप है जो दर्शाता है कि कंपनी और कस्टमर के बीच कहां-कहां डिस्कनेक्शंस यानी गैप्स पैदा हो सकते हैं। मूल रूप से ये बताता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन पूरी तरह से उनके नज़रिए या परसेप्शन पर टिका होता है। इस प्योर मॉडल में सबसे क्रिटिकल है गैप 5, जिसे द कस्टमर गैप भी कहा जाता है। यही सबसे बड़ी परेशानी की जड़ है। ये गैप दर्शाता है कि कस्टमर ने क्या उम्मीद की थी और दरअसल उन्हें कैसा एक्सपीरियंस मिला, इन दोनों के बीच का अंतर। अगर एक्सपीरियंस उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो समझ लीजिए कि वो कस्टमर रिलेशनशिप बहुत बड़े खतरे में है। तो सवाल ये है कि आखिर इन सर्विस क्वालिटी गैप्स को क्लोज कैसे किया जाए, डिस्कनेक्ट को कैसे ढूंढा जाए। सच्चाई ये है कि ये जो कस्टमर गैप है, ये अपने आप नहीं बनता। ये कंपनी के अंदर ही मौजूद 4 इंटरनल प्रोवाइडर गैप्स का नतीजा होता है। इन्हें पहचानना और ठीक करना बेहद जरूरी है। पहला इंटरनल गैप है द नॉलेज गैप। ये तब होता है जब मैनेजर्स और कंपनी लीडर्स ये समझ ही नहीं पाते कि कस्टमर आखिर चाहता क्या है। कई बार मैनेजमेंट और ग्राउंड रियलिटी के बीच इतनी दीवारें होती हैं कि सही इंफॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचती ही नहीं। बिना सही मार्केट रिसर्च के मैनेजर्स बस अंदाजा लगाते रहते हैं। इसके बाद आता है गैप 2, द पॉलिसी और डिजाइन गैप। यहां मैनेजमेंट को पता तो होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, पर वो इसे ठीक से सर्विस पॉलिसी में नहीं बदल पाते। जैसे अगर पता है कि कस्टमर को फास्ट सर्विस चाहिए, पर उसके हिसाब से स्टाफ ही काफी नहीं रखा गया, तो वो तेजी कभी एक फॉर्मुलाइज्ड स्टैंडर्ड नहीं बन पाएगी और गैप पैदा हो जाएगा। तीसरा है द डिलीवरी और कन्फॉर्मेंस गैप। इसमें पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स तो मौजूद होते हैं, पर फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज उन्हें सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मान लीजिए फ्रंट डेस्क पर रूल है कि दूसरी रिंग में फ़ोन उठना चाहिए, पर एम्प्लॉय ट्रेनिंग की कमी या स्टाफ शॉर्टेज की वजह से फ़ोन बचता ही रह जाता है। पॉलिसी थी पर डिलीवरी फेल हो गई। और चौथा गैप है द कम्युनिकेशन गैप। ये सबसे आम है। ये तब होता है जब कंपनी अपनी मार्केटिंग में बड़े बड़े वादे करती है, पर असल डिलीवरी में फेल हो जाती है। जैसे ऐड में एक बहुत शानदार होटल रूम दिखाना, पर रियलिटी में एक साधारण सा कमरा थमा देना। ओवर प्रॉमिसिंग किसी भी ट्रस्ट को तोड़ने के लिए काफ़ी है। अब इन्हें ठीक करने के कुछ एक्शनेबल तरीके हैं। अपवर्ड मार्केटिंग रिसर्च करनी चाहिए ताकि ज़मीन की आवाज़ ऊपर मैनेजमेंट तक पहुंचे। सर्विस टास्क्स को प्रॉपर्ली स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है। साथ ही एम्प्लॉयज़ की बेहतर ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी एडवर्टाइजिंग में वादे वही करें जो सच में डिलीवर किए जा सकें। जब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं, तभी सच्ची कामयाबी मिलती है। एक तरफ रिलेशनशिप बाइंग और एक ज़बरदस्त सीआरएम सिस्टम एक मजबूत जुड़ाव बनाते हैं, और दूसरी तरफ गैप्स मॉडल उस जुड़ाव की क्वालिटी पर लगातार नज़र रखता है। ये सभी एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा कस्टमर बॉन्ड बनाते हैं जो सच में लाइफ लॉन्ग चलता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद गौर करने वाली बात यह है, क्या किसी भी व्यापार में कस्टमर्स की उम्मीदें सच्चाई से मेल खा रही हैं, या अनजाने में वहां भी इन गैप्स का शिकार हुआ जा रहा है? क्योंकि याद रखिए, सिर्फ एक महंगा सीआरएम सिस्टम लगा लेना ही काफी नहीं है। एक अटूट रिश्ता बनाने के लिए इन सर्विस गैप्स को ढूंढकर भरना ही पड़ता है। इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। इस विश्लेषण में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।